नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर के बयान दिया है, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है उनके इस बयान के बाद। समाजवादी पार्टी के विधायक जो अब्बू आजमी ने औरंगजेब पर कहा है कि ना वो क्रूर, मैं ना उनको मैं क्रूर मानता हूं, ना ही अत्याचारी मानता हूं। उन्होंने कहा आजकल जो फिल्में बनाई जा रही है उसमें जो मुगल बादशाह की जो छवि है उसे गलत दर्शाया जा रहा है। अब उन्हीं के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है, सियासत जारी है और महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक सभी उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, तो कहीं वहीं उनके इस बयान का लोग समर्थन भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यूपी के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने अब्बू आजमी के इस बयान पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का प्रेम दिख रहा है, वो दिखाता है कि कैसे जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो औरंगजेब के दीवाने। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सबके अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। नौटंकी जैसे ये पीडीए कर रहे हैं वैसे महिला की बात कर रहे हैं, जिनके शासन में न महिलाएं सुरक्षित थी, न जवानों का भविष्य सुरक्षित था, न पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कोई सुरक्षित नहीं था। उनके लिए अगर श्री अखिलेश यादव जी बात करते हैं तो व्यर्थ है। अंसल बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर वो हमलावर थे कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और औरंगजेब जैसे लोगों का महिमा मंडन करते हैं। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी अबू आजमी के इस बयान पर, उसको लेकर के उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री को इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको कम से कम इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इतिहास के बारे में जो औरंगजेब के बारे में कहा गया उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। आपको बयान सुनाते हैं अवधेश प्रसाद का, जिस पर उन्होंने कटाक्ष किया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर। के डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो। सांसद अवधेश प्रसाद को सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब के बयान को लेकर के जो सियासत गरमाई हुई है वो सिर्फ ना महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई।
कांग्रेस नेता है उदित राज, उन्होंने कहा है कि केवल औरंगजेब को ही टारगेट क्यों किया जाता है, बहुत सारे राजा थे जिन्होंने इस तरीके कार्य किए, हिंदुओं में थे, उनके खिलाफ भी बातें करनी चाहिए, लेकिन औरंगजेब को ही टारगेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी की फिलहाल क्या आवश्यकता है। सिनेमा सिनेमा तक ही रहे तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सिनेमा पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं देश में उबाल हो जाता है और राजनेताओं के ऊपर लगातार सवाल भी खड़े होते हैं। अब ये जो मामला है, जो ताजा बयान है समाजवादी पार्टी के नेता का, वो कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ आज सदन में बजट पर जब अपना संबोधन करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को लेकर के भी कोई ना कोई टिप्पणी वो जरूर करेंगे, उनकी भी टिप्पणी आएगी। और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर जो महाराष्ट्र में इस वक्त उबाल मचा हुआ है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल करके इस पर क्या कुछ होता है। आपको बता दें, बस्ती से एक और बड़ी खबर आ रही है। बस्ती से लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बस्ती से, जहां पर 1 करोड़ 25 लाख के जो सोना था उसे जब्त किया गया है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 17 जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें से हैदत है, उर्सला है, जो भी यहाँ के बड़े अस्पताल हैं, उनसे लेकर के जितने भी छोटे ग्रामीण इलाकों में भी अस्पताल हैं, उन सभी में जन औषधि केंद्र, लगभग 17 जन औषधि केंद्र खोलने की जो प्रक्रिया है वो शासन के द्वारा की जा रही है। इससे सबसे बड़ा फायदा जो आम नागरिक है, जो जिसको दवाओं का लेने में समस्या होती है, उनको काफी फायदा होने वाला है। आपको बता दें लगभग 30% से लेकर के 60% तक की जो है दवा में छूट मिलेगी, तो एक बहुत बड़ी राहत कहीं ना कहीं जो है आम आदमी के लिए होगी। क्योंकि आज जान में लगातार प्रत्येक घर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस वक्त दवा के सहारे ही चल रहा है, और कहीं ना कहीं दवाइयों की जरूरत सभी को पड़ती है। और जिस तरीके से दवाइयों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको अपने खेतों को बेच करके भी दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि जान की बात होती है, जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो सरकार का एक तरीके का जन औषधि केंद्र खोलने का ये मंशा है कि जिस तरीके से लगातार दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो जो दवा खरीदने वाले लोग हैं उनको काफी राहत दी जाए। क्योंकि आप जानते होंगे जिस तरीके से खेल इनमें चलता है, क्योंकि एमआरपी कुछ होती है और दवा की बनाने की कीमत अगर देखी जाए, कॉस्ट देखी जाए, या जो परचेजिंग देखी जाए, तो बहुत कम होती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसको राहत मिलेगी। बिल्कुल अवनीश, एक बहुत बड़ी व्यवस्था के रूप में इसको लेना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दवाइयों का उपयोग लोगों के घरों में, आम घरों में होने लगा, और छोटे से बड़े सभी घरों में अगर आप दवाई का खर्चा अगर इंक्लूड कर लें, तो आजकल एक अच्छा खासा खर्चा मेडिसिन के ऊपर जो हर परिवार आजकल खर्च कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिन अगर प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, तो जो मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं वो मेडिसिन बहुत बड़ी बड़े नामी कंपनियों की होती है। अगर उसी के फॉर्मूले की अगर बात की जाए, तो जन औषधि केंद्र जो सरकार का है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उस पर वो दवाएं करीब करीब 3 गुना कम जो दाम होते हैं उसमें मिलती है। लोगों को इस बार के बारे में जानकारी कम है, अवेयरनेस कम है, और शायद यही कारण है कि लोग अभी भी मजबूर है मेडिकल स्टोर पर जाकर के महंगी दवाई, जो ब्रांड की दवाई है, जो डॉक्टर्स लिखते हैं, उसको खरीदने के लिए। क्या अवनीश इस तरीके की व्यवस्था भी की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए इन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने के लिए? क्योंकि अभी भी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो नामी कंपनियों के जो ब्रांडेड दवाइयां होती है उसको लिखते हैं, और अगर उसके फॉर्मूले की बात की जाए तो अमूमन वही दवाई जन औषधि केंद्र में 3 गुना कम रेट पे मिलती है। बिल्कुल अखंड, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए मोनोपोली के हिसाब से जो है इस वक्त तो जो डॉक्टर्स हैं वो दवा लिखते हैं, और आपको बता दें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, वो अपने हिसाब से एमआरपी भी सेट करवाते हैं। उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो दवा है उसकी एमआरपी भी सेट होती है, जिसके बाद में वो दवा लोगों को मिलती है। आपको बता दें कि जो जिस दवा की कीमत कहीं ना कहीं 50 पैसे होती है, वो 20 रुपए 50 रुपए के आसपास में बेची जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा खेल है अखंड, वो इंजेक्शन में होता है। आपको बता दें कि मैंने खुद अपने मित्रों को दवाइयाँ जो है छूट में दिलवाई हैं, तो काफी बड़ा फर्क मिलता है। 5,500 रुपए का जो इंजेक्शन होता है, वो अगर आपका जुगाड़ अगर कहा जाए, आपका जुगाड़ है, आपके मिलने वाले हैं, तो आपको वही इंजेक्शन 1,200 रुपए का, 800 रुपए का भी मिल जाता है। तो जिनका परिचय नहीं है, जो आम आदमी है, जिनका संबंध नहीं है
इनको कोई जानता नहीं है, वो 5500 रुपए का इंजेक्शन खरीद के भी, क्योंकि जान की बात होती है, वो कहीं ना कहीं लगवाते हैं। तो इस तरीके की भी एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो ऐसे दवाइयों का को लिखना चाहिए जो जन औषधि केंद्र में मिल सकती है। लेकिन जो जन औषधि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जन औषधि केंद्र में भी वही दवाई मिलती है जो आमतौर पर जो है नॉर्मल इलाज के लिए की जाती है, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां उनके लिए कोई भी दवा जो है जन औषधि केंद्र में नहीं उपलब्ध होती है। तो ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सरकार को या शासन को करनी चाहिए कि जितनी भी दवाइयां वो जन औषधि केंद्र में उपलब्ध हो, और उनमें एक अच्छी छूट दी जाए। अवनीश, एक सवाल ये भी है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा आगे बढ़ करके इनिशिएटिव कर रही है, इस तरीके के केंद्र खोल रही है और लोगों को कम कीमत पे दवाइयां मिल पा रही है। लेकिन एक एक बात ये भी तो, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिरकार जिस तरीके की जो नामी ब्रांड कंपनियां हैं जो खुद का ब्रांड बना करके 100 रुपए की दवाई को 1000 रुपए का मार करके डॉक्टर से मिली भगत के माध्यम से इस तरीके से बेचती है, क्या उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती? कोई क्या ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि जो फॉर्मूला है उसका एक दाम नहीं तय किया जा सकता? क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुनाफे के चक्कर में बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों को महंगी दवाइयां लिख रहे हैं और मोटा मुनाफा उन कंपनियों से ले रहे हैं, तो क्या लगाम इस तरीके से गवर्नमेंट इनके ऊपर शिकंजा नहीं कर सकती? क्या कोई इस तरीके का रोडमैप तैयार नहीं कर सकती कि जिससे इन जो कंपनी के जो जो लोग ओनर्स हैं, या यू कहें कि जो डॉक्टर्स की मिली भगत से इस तरीके की जो दवाइयां हैं वो बड़े महंगे दामों में मार्केट में उपलब्ध है और लोग मजबूर है खरीदने के लिए, तो क्या उस पर शिकंजा नहीं कसा जाता सरकार की तरफ से? क्या इसको लेकर के कोई तैयारी या कोई रोड मैप बनाया गया है अवनीश? देखिए, ये मेडिकल को लेकर के ही नहीं है खंड, ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं की जाए, इसमें हम अगर स्कूल को भी ले लें तो आप देख रहे होंगे इस समय से जो स्कूल है वो भी कहीं ना कहीं मनमानी कर रहा है, अपने तरीके से फीस एक तय करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किताबें खरीदनी है, ड्रेस खरीदनी है, तो वहीं स्कूल में ही खरीदनी पड़ेंगी, और उनके एक रेट तय होते हैं और काफी हाई रेट होते हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में भी ये व्यवस्था है, इस पे भी। और जितनी भी मेडिकल की बात कर लें आप, या आम जो है देखा जाए, अगर शराब की बात कर लें, या आप नशे में जो है मसाले की बात कर लें, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। अपने सभी को पता है कि शराब पीना खराब है, मसाला खाना खराब है, इसके बाद में भी इसको बेचा जा रहा है। तो एक इस तरीके की व्यवस्था जरूर लानी चाहिए कि जिस तरीके से आम नागरिक जो है उसको कहीं ना कहीं राहत मिले, आम नागरिक को उससे फायदा मिले। और जितने भी जिस तरीके से दवाइयों की, क्योंकि सबसे अधिक जरूरत है लगातार खान पान के चलते, जिस तरीके से लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं, और आगे चल के कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर व्यक्ति को दवा का सहारा लेना पड़ेगा, तो एक ऐसी व्यवस्था जरूर लानी चाहिए कि जिससे आम आदमी उन दवाइयों को आसानी से खरीद सके, उसको जो दवाई है वो महंगी ना पड़े, और आसानी से अपना इलाज करा सके सर। बिल्कुल अवनीश, बहुत बड़ा आपने पॉइंट रेज किया कि दवाइयां ही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी इस तरीके की बदहालियां, इस तरीके की दुश्वारियां हैं कि लोग मजबूर हैं। अगर जो अभिभावक है वो शिक्षक, वो स्कूल में ही जाते हैं, उनको स्कूल ड्रेस खरीदनी हो या फिर किताबें खरीदनी हो, उनको स्कूल में ही जाके लेना पड़ता है और जो रेट होते हैं वो काफी हाई होते हैं। तो इस तरीके की जो मोनोपोली बना दी गई है मार्केट, एक कहते हैं ना कि मार्केट या कैपिटलाइजेशन के चक्कर में लोग अपने मुनाफे के चक्कर में इस तरीके की व्यवस्था में अपने आप को, और कहते हैं कि जो अभिभावक है उनको परेशान करने के लिए रोज कहीं ना रोज नई नई चीजें लेकर के आते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों के ऊपर बोझ डाला जा सके। फिलहाल सरकार क्या कुछ करती है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जरूर इन लोगों के ऊपर किसी न किसी तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये जो मुनाफाखोर लोग हैं, ये लोगों की सेहत के साथ तो जो खिलवाड़ करते हैं, वो इस मुनाफे के चक्कर में बहुत सारे बर्डन लोगों पर, आम लोगों पर डालते हुए चले जाएंगे। अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? आदर्श, आवाज आ रही है आपको? बताइए आदर्श, बताइए आप। आदर्श, आवाज आ रही है आपको? आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। अगर ये बताना चाहेंगे, हरदोई जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एक आदेश जारी किया था नो हेलमेट नो फील को लेकर। आज हम हरदोई तो हम करीब 1 घंटे से खड़े हैं। 1 घंटे में देख रहे हैं कि ये एक ऐसा बात यहाँ पर जो हेलमेट लगाए उनको ही पेट्रोल दिया जा रहा है, और जो बिना हेलमेट चार्ज को पेट्रोल मना कर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो यहाँ पर जो पेट्रोल टंकी के मालिक हैं या मैनेजर है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी हाथरस शहर की कुछ बात करें तो ऐसे पेट्रोल पंप है जो हेलमेट बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हम आधा घंटा लगभग उसको होता है, यहाँ जितने भी गाड़ियाँ आ रही है जो भी है बिना हेलमेट के कोई भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी भैया तेल नहीं मिल रहा है, बिना हेलमेट नहीं, आगे बढ़ा लीजिए।
जो हेलमेट है उनको आगे बढ़ा लीजिए। हमारे पेट्रोल पंप बिना हेलमेट बिल्कुल नहीं मिल रहा है प्लीज। उनसे बात करना चाहेंगे कि जो अभी के सामने निर्देश जारी किया है नो हेलमेट उसको लेकर क्या करें? सबसे पहले तो मैं IBC 24 न्यूज चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ। कम से कम मेरे यहाँ की खबरों का विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए और दिल से वंदन और अभिनंदन करना चाहिए। और यहाँ पर हम करीब आधे एक घंटे से खड़े हैं, तो यहाँ पर जो हेलमेट लोग लगाए पेट्रोल पंप आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। नियम का नियम का पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आ रहे हैं, उनको आप मना भी कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रशासन और शासन के सख्त नियम और आदेश, मेरे मालिक का भी सख्त आदेश है, किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में कितना भी दबंग हो बिना हेलमेट तेल नहीं दिया जाएगा। अगर दिया गया तो खैर नहीं, पहली बात दिया ही नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि फला फला पंप पे मिलता है, मैं कहता हूँ मेरे यहाँ नहीं मिलता, कहाँ मिल रहा कैसे मिला हमें नहीं पता उसको, लेकिन मेरे यहाँ नहीं मिल रहा तो नहीं दिया जाएगा। ये मेरे मालिक का भी आदेश और ये शासन प्रशासन के नियम को मैं पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। ये जो हेलमेट लगा है, इसको कुछ आप निर्देश भी देना चाहिए, हेलमेट लगाना कितना जरूरी है, उससे कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हेलमेट लगाना अपने लिए आत्मरक्षा के लिए सर्वोपरि है। सबसे यानी सुरक्षित रहना है तो हेलमेट जरूरी लगाना है, और बाकी लगाना तो अति आवश्यक भी है, लेकिन फिर भी जो है तेल ले लेकिन रास्ते में ही चले तब भी हेलमेट लगाए, तेल लगेगा हेलमेट तभी मिलेगा। मैं अरुण सिंह, मैनेजर MCD पेट्रोल पंप चांदी रोड हरदोई से। तो अगर जी यहाँ पर जो हम दे रहे हैं, कहीं अच्छाई भी देखने को मिल रही है और इन अच्छाई में बिल्कुल दर्श, बिल्कुल सही बात है कि बात करिए, बिल्कुल बात करिए। बात भाषा उनसे बात करना चाहें सर, आप यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए नो नो हेलमेट नो, सर आप उनका क्या करेंगे? सर कुछ जनपद वासी में हेलमेट सर पूरा देश आपको उसमें देख रहा है, टीवी पर लाइव चल रहा हमारा है, सब क्या करेंगे? भाई साहब आप क्या कहें हेलमेट को? भाई साहब ये हेलमेट को लेकर एक यहाँ पर जो गोली चला रहे हैं चालू हो गए, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? नो नो हेलमेट को लेकर और भी हम यहाँ और बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर हेलमेट लगाए हैं, ये हम मंगला ट्रस्ट में लेकर किया है। तो यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर वाहन को करा रहे हैं और सारे हेलमेट लगाए हुए हैं। मतलब एक अच्छी मुहिम है और उसका पालन भी किया जा रहा है। बिल्कुल आदर्श, बहुत अच्छी मुहिम, और जिस तरीके से शासन प्रशासन की मंशा है कि जो लोग भी जो पेट्रोल जो लेने आते हैं उनको बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दिया जाए, जो सीट बेल्ट लगा कर नहीं आते उनको भी ना दिया जाए, तमाम ऐसी चीजें कि दुर्घटनाओं की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। और शासन प्रशासन की मंशा साफ है, और जिस तरीके से हरदोई जिला प्रशासन के जिला अधिकारी उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी अगर पेट्रोल पंप या जो भी पेट्रोल पंप के संचालक अगर किसी व्यक्ति को पेट्रोल देते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से जिम्मेदारी का अपना निर्वहन कर रहा है ये पेट्रोल पंप, ये अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन और भी कई ऐसी जगहों से तस्वीरें आती हैं आदर्श की अभी भी लोग अपनी जान से ज्यादा, हेलमेट से ज्यादा लोगों को लगता है कि हम पेट्रोल डला ले बिना हेलमेट के। प्रशासन को चिंता आपकी जिंदगी की है, आपकी वजह से आपके लिए इस तरीके के जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो आपकी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं कि आपकी जिंदगी आप बचे और अपने घर वापस जा सके। तो आपको दिक्कत क्या है कि पेट्रोल अगर आप लेकर के जाते हैं हेलमेट लगा करके, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? शासन प्रशासन कब तक आपको ऐसे इस तरीके से आपको एक्टिव रखने के लिए इस तरीके की मुहिम चलाएगा? आपको तो कम से कम एक्टिव रहना चाहिए ना आदर्श। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अगर बता दें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर, एक तो जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि हिट एंड रन बहुत ज़्यादा जो है आ रहे हैं इस समय, और हिट एंड रन में अगर बात करें तो कल लालगंज कोतवाली क्षेत्र में जो है एक मामला हुआ है, और उसमें जो है ओवरलोड जो है कहीं ना कहीं ऑटो था और उधर रॉन्ग साइड, लेकिन उसमें जो है डंपर से उसकी टक्कर हो गई, रॉन्ग साइड डंपर जा रहा था और मौके पे जो है पुलिस प्रशासन पहुंचा वहां पे, और पहुंचने के साथ ही अगर बात करें तो ऑटो में लगभग 12 लोग जो है सवारी थी, और 12 सवारियों में जो है एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पे 4 लोग एक्सपायर हो गए, और अभी जो पता चल रहा है कल शाम को और जानकारी मिली उससे पता चला कि टोटल उसमें 5 लोगों की, 2 ज़्यादा गंभीर थे जिनको एम्स में एडमिट कराया गया रायबरेली में,
और जिला अस्पताल में बाकी का इलाज चल रहा था। टोटल 7 लोगों का, उसमें से 1 लोग की और टोटल 5 लोगों की जो पुष्टि हुई है, 5 लोगों की पुष्टि हुई थी कि उनकी मृत्यु हो गई थी और उसमें बाकी लोग घायल थे। उसमें डंपर को कहीं न कहीं जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, डंपर चालक को हिरासत में लिया था और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही थी और उसको देखने खुद डीएम हर्षराम माथुर जो घायल थे और डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबली वो भी जो है जिला अस्पताल पहुंचे थे और मौके पे पूरा पुलिस फोर्स कोतवाली लालगंज और भी अन्य कोतवालियों की जो है पहुंची थी और ये बड़ी घटना हुई थी कल की डेट में। और उसी को लेकर के जो है आज अभी जो मामला आया है वो आज की जो बड़ी खबर है वो ये है, एक व्यक्ति जो है गायब हो जाता है अपने घर से कुछ दिन पहले और उसमें जो है उनके गुमशुदगी जो है वहाँ पे लापता व्यक्ति जो है गायब होता है, उसकी जो बॉडी मिलती है वो एक लोन नदी है, लालगंज थाना कोतवाली क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे। उसमें जो है वहाँ उनकी जो है बॉडी मिलती है और परिजनों ने हत्या का जो है आरोप लगाया है और ये पूरी बात करें तो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के दिरगज का पुरवा गाँव की पूरा मामला है। हमारे पास वहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं अनिल सिंह, उनकी बाइट भी आपको हम चाहेंगे एक बार क्या कह रहे हैं वो एक बार सुन लिया जाए कि ये घटना क्या हुई थी, कैसे हुई, इसकी जो है पूरी जानकारी जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँचा है पूरा लालगंज कोतवाली का जो खुद क्षेत्राधिकारी और थाना इंचार्ज खुद वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो हमारे पास उनकी बाइट है, हम चाहेंगे एक बार जो है प्ले हो जाए। तो अगर देखिए जिस तरीके से लोग गायब होने पुलिस कहीं न कहीं उसमें एक्टिव है, लेकिन जिस तरीके से ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं कि और परिवार वाले बाद में क्या पूरा मामला था, क्या उस पे एफआईआर हुई थी या नहीं हुई थी, जब गायब हुए थे, तो इस तरीके से आरोप लगा देना, अब आरोप डेफिनिटली उनका बनता है लेकिन जब तक जाँच पूरी नहीं होती तब तक क्या कुछ है, पूरा मामला अभी सामने तभी आएगा जब जो है उस पे जाँच होगी। खैर वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन जो अमला है वो पहुँचा। सर क्या है सर पूरा मामला? मुझे दीपक सनफ हरशंकर ने इतला दिया कि बबलू कुमार की लाश लोन नदी में पाई गई है। मौके पर पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अन्य सभी जो लाश को पाने की समस्त कार्रवाई अपने विधायक की जा रही है। अपराध का जिस भी दृष्टिकोण को पाया जाएगा वैधानिक कार्रवाई प्रॉपर की जाएगी। किस हालत में सर मिला है सर? मृतक पानी के अंदर मिला और पोस्टमार्टम के बाद ही विस्तृत आख्या दी जा सकती है कि वास्तविकता क्या है। जी अखंड, ये क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह थे और इन्होंने पूरी जानकारी दी कि वहाँ पे मौके पे जो है फॉरेंसिक की टीम थाना और भी जो सरकारी अपने इनके संसाधन होते हैं तस्दीन करने के, वो सारी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और ये बड़ी घटना निकल गई। एक नदी है वहाँ पे लोन नदी, उस नदी में इस व्यक्ति का शव मिला और काफ़ी दिनों से ये गायब थे और अब परिवर्तन की जो बाइट आई है वो भी आ गई है, लेकिन जो है उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है। अब पुलिस तभी उससे जांच पड़ताल करेगी जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस पूरे कहानी के पीछे पिक्चर क्या थी। जी अगर हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस पूरे हत्या के पीछे कौन लोग शामिल थे या फिर कोई और वजह भी इसमें शामिल बताई जा रही है। आरोप घर वालों का जायज है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति कोई उनका गायब हो जाता है या फिर उसके साथ इस तरीके की अप्रिय घटना घट जाती है तो जो शोक संवेदित परिवार है वो कहीं ना कहीं उसके मन में इस तरीके की गुंजाइश होती है कि किसी न किसी ने उनकी हत्या कर दी। क्या इंद्रवीर इस पर किसी परिवार के किसी सदस्य ने या किसी लोगों ने किसी पर कोई हत्या की वजह कोई बताइए, किसी को उन्होंने बताया कि ये इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसी कोई बातें निकल करके परिवार की तरफ से आई है? देखिए अखंड, अभी तक जो मीडिया कर्मियों से बात हुई है, वहाँ पे जो मीडिया मौजूद है उनसे जो बात हुई है, उनके परिजनों का कहना है कि शक कई लोगों के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली अभी उन्होंने जो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस उस पर एफआईआर करेगी और शक के बिना पे अज्ञात में पुलिस एफआईआर डेफिनेटली दर्ज करेगी और उस पर दर्ज करने के बाद ही उस पर जो है पुलिस अपने आगे कर रहे हो। परिवार वालों ने कई लोगों के ऊपर शक जताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? ज्ञानेंद्र अनम्यूट कर लीजिए आप। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की?
ज्ञानेंद्र बताइए आप। अखंड आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है ज्ञानेंद्र, बताइए आप। आ रही है। बिल्कुल, देखिए अखंड, बात करेंगे महाकुंभ को ही लेकर के जिस तरीके से बात करेंगे महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से लापरवाही बरती गई। हमने एक खबर दिखाई थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। वो खबर थी गूगल मैप को लेकर के, और गूगल मैप में किस तरीके से बाईपास का एक तरीके से दिखा तो दिया गया था, लेकिन बाईपास गूगल मैप पे नहीं आ रहा था। कल कुछ साथी मिले और मुझे वहां तक लेकर गए, और मैं नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि एक तरीके से क्योंकि 2 महीने के आसपास मैंने महाकुंभ में बिताया, और उसके बाद मैं दो तीन दिन थकावट को दूर करना चाह रहा था। लेकिन कल मैं जब वहां गया तो दृश्य ही अलग था। बाईपास का एक छोर मैंने आपको दिखाया था, बाईपास का दूसरा छोर ऐसा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो पूरे पूरे तरीके से खंडहर में तब्दील था। पहली बात तो इस पूरे महाकुंभ में हमने आपको लगातार दिखाया और लगातार बताया कि प्रयागराज और सुल्तानपुर में किस तरीके से व्यवस्था थी, लेकिन जो मेन बॉर्डर का एरिया था, उस बॉर्डर के क्षेत्र में प्रतापगढ़ की पुलिस ने पूरी तरीके से लापरवाही बरती। आपको बता दें कि पूरे उस बाईपास जो 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में वो बाईपास आता है, उस बाईपास का जो एंडिंग पॉइंट था, उस वहां पे ऐसी कोई सी लैंडमार्क या एक बोर्ड लगा था कि आपको अगर अयोध्या जाना है तो किस ओर से जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। और एक बैरिकेटिंग तक नहीं रखी गई थी। वहां के लोकल के हिसाब से उनको डाइवर्ट किया जाता था तो जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहली बात तो एक तो उल्टा पड़ता था, और दूसरा वो जितने भी श्रद्धालु थे वो सारे श्रद्धालु अमेठी होकर ही अयोध्या पहुंचते थे। सोचिए, मैंने आपको दिखाया था गूगल मैप पे एक ही सिंगल वन रूट केवल दिखाई दे रहा है, अयोध्या जाने का मार्ग। और आप ऊपर से बाईपास पे गूगल मैप पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप वहां से श्रद्धालुओं को डाइवर्ट कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो लगातार प्रतापगढ़ पुलिसिंग के लिए मैं बात करता रहा हूँ, और प्रतापगढ़ पुलिसिंग किस तरीके से होती है मैंने आपको भी दिखाया, आपको भी बताया। ऐसे ही अभी भी भले ही महाकुंभ खत्म हो गया हो, लेकिन आज भी स्थितियां वैसे ही है जस्ट की तस है। इस जाम का झाम अभी भी है, और जाम का झाम महाकुंभ के दौरान भी बना रहा। तो प्रतापगढ़ पुलिस एक तरीके से है कि कभी नहीं सुधरने वाली। वो अपने सबसे बड़ी बात यही है। अखंड, अब देखने वाली बात ये होगी, होली आ रहा है। कल प्रयागराज के ईडीजी भानु भास्कर ने तकरीबन और होली के त्यौहार को लेकर के और रमजान के त्यौहार को लेकर के, क्योंकि रोजा शुरू हो चुका है, उसको लेकर के तकरीबन 8 घंटे से अधिक गूगल मीट की है, पुलिसिंग के ऊपर बात की है। और खास तौर पे प्रतापगढ़ पुलिस को तकरीबन 3 घंटे के आसपास समझाया गया है कि आपको पुलिसिंग कैसे करनी है। आपकी रिपोर्ट ज्यादा अच्छी नहीं आई है, साल होली का दौर हो तो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, तो अखंड ये बोला गया है। अब देखते हैं कि ये होली के त्यौहार में भी ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अगर हम गिनती की बात करें तो मात्र 9 दिन रह गए हैं। तो अखंड, अब होली भी बहुत दूर नहीं है। कितनी तैयारियां पूरी करते हैं ये देखने वाली बात होगी अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपकी तैयारियां जो थी वो तैयारियां आपके अधिकारियों को भी दिखी कि किस तरीके से आप एक्टिव नजर आए, और शायद यही कारण है कि इतना घंटा आपको समझाना पड़ रहा है कि आपको किस तरीके से तैयारियां करनी है। गूगल मैप में अगर आप एक्टिव नहीं कर पाते, वो रास्ते बता नहीं पाते, जितने लोगों को असुविधा हुई होगी, क्या आप उन्हें वापस उन सुविधा में तो आप ढकेल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर था कि कई आपके पास रास्ते थे, उन माध्यम का अगर आप यूज करते तो शायद इस तरीके की असुविधा नहीं होती, और इस तरीके से आपके बारे में ना कहा जाता कि आपकी जो रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी नहीं आई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब प्रतापगढ़ पुलिस कितनी एक्टिव होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या
महाकुंभ के बाद जाग जाएंगे कि नहीं जाग जाएंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं तो बस्ती से दो बड़ी खबर है। पहली खबर जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने भेजा है कि जिस तरीके से जीआरपी ने लगभग जो है 1573.63 ग्राम का जो सोना बरामद किया है, कहीं ना कहीं वो 1 लाख या 2 लाख की कीमत का नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख की लागत जो कीमत है, ये कहीं ना कहीं ये सोना जो है जीआरपी ने बरामद किया। फिलहाल ये जो सोना है ये लखनऊ से वहां से चला था। लखनऊ के एक वहां का रहने वाला एक युवक है जिसने सोना दिया, और इस सोने की जो खेप थी ये कहीं ना कहीं गोरखपुर में इसको पहुंचाना था। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो है मुखबिर की सूचना पे ही बस्ती में ही जीआरपी पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा और उनके पास से लगभग 1 करोड़ 25 लाख का जो सोना है कहीं ना कहीं ये बरामद किया। फिलहाल जो सोना है उसकी जांच के लिए आयकर विभाग की टीम को और राज्य कर के विभाग की टीम को लगा दिया गया कि यार जो सोना है ये कहाँ से आया। कहीं ना कहीं क्योंकि ज्वेलरी पे अक्सर देखा जाता है अखंड की जिस तरीके उसके कहीं ना कहीं हॉलमार्क होते हैं, और उनके कोड के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी जानकारी लगाई जाती है कि किसके द्वारा ये कहाँ बना था। तो कहीं ना कहीं अब ये इस पहेली को सुलझाने में जो है जीआरपी की पुलिस और आयकर विभाग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं लग चुकी है कि इतने बड़ी खेत में सोने को ले जाना और गोरखपुर में ले जाके खपाना, ये सबसे अहम बात है। हम दूसरी चीज ये भी कि जो आरोपी है कहीं ना कहीं ये जो है वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। हो सकता हो कि लगातार जो सोने की खेप है कहीं ना हो सकता हो कि गोरखपुर की बात की जाए या अदर किसी भी जिले में बात की जाए, कहीं ना कहीं ऐसे सोने की फिरा जो है ये लोग फिराक में थे जिसको वहां पे खपाते थे। कहीं ना कहीं अखंड ये बहुत बड़ी एक कामयाबी फिलहाल जो है बस्ती की जीआरपी पुलिस को मिली है अखंड। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से काला धन लोग कमाते हैं और इस तरीके से काले धन को कहाँ उपयोग करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोने का रेट लगातार बढ़ रहा है और सोने के दामों में जो इजाफा हो रहा है, शायद यही कारण है कि लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर दो और आसानी से कहीं एक जगह रख सके। क्योंकि आज की डेट में आप सोने को कहीं एक छोटे से, क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख का सोना अगर आपने भी देखा है और खबर की है तो कितना कम है, लेकिन अगर 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश के माध्यम में कहीं रखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट और एक बहुत बड़ा स्पेस भी उसके लिए, कम से कम एक स्पेस चाहिए जो दिखेगा। और इस तरीके से काले धन में लोग उपयोग करते हैं। और ज्वेलरी के जो ज्वेलरी के शॉप ओनर्स होते हैं या ज्वेलरी का जो काम करते हैं, बड़े बड़े जो काम करते हैं, वो इस तरीके से लोगों से ब्लैक मनी लेकर के उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं सोने के जो सिक्के होते हैं और इतनी बड़ी अगर अमाउंट में है तो उसके बिस्किट्स दिए जाते हैं एक पूरा का पूरा, क्योंकि 24 कैरेट ये गोल्ड होता है, ये ज्वेलरी के रूप में होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा खासा अमाउंट बाद में जब आप कभी जाते हैं सोने की दुकान पे इसे वापस कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है बड़े हुए दामों के साथ। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ब्लैक मनी का, लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं। फिलहाल जीआरपी के लिए एक अच्छी खबर है। अब आयकर विभाग को ये जरूर पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा अमाउंट का जो सोना था वो आखिरकार किसके पास जा रहा था और कौन लोग इसके पीछे हैं जो इतनी बड़ी खेप खपाने में जुटे हुए थे। दूसरी खबर अखंड बताना चाहूंगा बस्ती से, ये दूसरी खबर है लगातार पिछले शनिवार से, अभी जो शनिवार के उस शनिवार से मैं बात कर रहा हूँ अखंड, वो खबर बड़ी महत्वपूर्ण खबर बता दें कि एक जो है 112 सिपाही है वो कहीं ना कहीं कोई मामूली से विवाद में उसको वहां पे पहुंचता है। वहां पहुंच के दो सिपाही लगातार जिस तरीके से जो महिला थी उसको गाली देते हैं, वीडियो बनाना जो है, फिलहाल आईबीसी ने खबर भी चलाई थी, वीडियो बनाना जो सिपाही थे उनको गवार नहीं हुआ, उन्होंने लगातार गालियों की बौछार भी कर दी। और फिलहाल ये भी अखंड जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में वकील लगातार जिस तरीके से धरना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महिला वकील थी उसके साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया। फिलहाल अभद्र व्यवहार करने के बाद फिलहाल जो हिंदू विश्व हिंदू महासंघ के जो पदाधिकारी थे, जो जिला अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध किया, थाने पे जाके उन लोग वहां पे बैठे भी, धरना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं नाम पे देखा जाए तो धरना बैठने के बाद कुछ समय के बाद सिर्फ कार्रवाई अगर होती है तो उस सिपाही को सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया था। लेकिन लाइन हाजिर ही करना नहीं, जो विश्व हिंदू महासंघ के जो जिला अध्यक्ष थे, जो वहां के जो और भी लोग थे, वहां धरने पे लगातार अखंड 1 घंटे 2 घंटे नहीं 31 घंटे तक लगातार दिनों रात वहां पे धरने पे बैठे थे। लेकिन पुलिस जो है किसी तरह से उनके कानों में जू तक नहीं रेंग पाई। फिलहाल 31 घंटे बीतने के बाद जो है और कार्रवाई ना होना और एक जांच रिपोर्ट दे देना। फिलहाल अब ये भी उसमें जहां तक जानकारी लगी है कि जो पुलिस जो है उसमें कहीं ना कहीं अब जो है उसको उन पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है अखंड। ये कहीं ना कहीं सवाल उसमें जवाब दिख रहा है कि 31 घंटे के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। जितेंद्र, इस तरीके की तस्वीरें आम हो गई है, क्या पुलिस वालों के अंदर खौफ नहीं रह गया है? कहीं बनारस में किसी युवक को पटक पटक के मार रहे हैं, जिसको मन में आ रहा है धक्का दे देते हैं कभी ना कभी। अभद्र व्यवहार करने के लिए आपको रखा गया है क्या
ये लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए रखा गया है। कहीं आपका बस चलता है तो किसी को आप पकड़ के बालों से खींच के आप डंडे बरसाते हैं, कहीं किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। किसने अधिकार दिया है? पुलिस के होने का मतलब है कानून अपना काम है, उस कानून का जो कानूनी कार्रवाई वो कीजिए ना। मारने का, गाली देने का किसने अधिकार दिया आपको? और अगर आपने केवल लाइन हाजिर कर दिया तो ये कौन सी कार्रवाई है भाई? इस तरीके की अगर कार्रवाई होगी, कल की डेट में थोड़ी देर बाद कुछ और उसको मिल जाएगा। कहीं पता चला कि थाने के अंदर ही थर्ड डिग्री दे दी, टॉर्चर इतना कर दिया कि उसकी मौत हो गई। इस तरह की तमाम खबरें आती हैं, राजधानी से भी आती है। क्या पुलिस वालों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है किसी चीज का? क्या उनके मन में कानून का डर नहीं कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? इस तरीके की चीजें लगातार इस तरीके के मामले संज्ञान में आते हैं। हर दिन एक अगर आपको खबर देखने को मिलेगी तो ऐसी खबर मिलेगी, कहीं पुलिस वाला किसी को बेरहमी से पीट रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। किसने अधिकार दिया भाई? क्या लाइन हाजिर कर देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? कोई और कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई कीजिए कम से कम। बिल्कुल। क्या आप किसी के साथ, आपको सिखाना चाहिए ना कि बिल्कुल आप 21 आम जनता घंटे के साथ या किसी के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं आप। बिल्कुल 21 घंटे बैठने के बाद फिर जाके कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है, सस्पेंड तो उसको कर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी वहीं पे फंसा हुआ है। कि सबसे बड़ी चीज है, क्या न्याय के लिए 21 घंटे तक बैठना और कड़ी धूप में, रातों रात में, दिन में धूप में बैठना, 21 घंटे के बाद में आप जो है कार्रवाई करते हैं, ये अखंड कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर में इतने लंबा समय क्यों लग जाता है कार्रवाई करने के लिए किसी सिपाही को बचाने के लिए? अगर उसने अपराध किया है, अगर उसने गलत कहा है, तो कार्रवाई करना बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन फिलहाल ठीक है, 21 घंटे के बाद में पुलिस ने उसको जो है सस्पेंड तो कर दिया है। बिल्कुल जितेंद्र, क्यों 21 घंटे लगे? यही तो सवाल है कि 21 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद लोगों के अंदर रोष है, उसके बाद आप सस्पेंड कर रहे हो। यही तो सवाल है, क्यों? आपको क्या है, उससे पहले आपको उसकी गलती नजर नहीं आई? वीडियो वायरल है, तमाम चीजें हैं, खबरें चल रही हैं, तो आपको तो किस बात का संज्ञान, जो जिले के अधिकारी, जिले के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनको कम से कम संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। क्या धरना प्रदर्शन, इस तरीके की चीजें जब घटित हो जाएंगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे? सवाल यही बनता है कि आखिरकार अधिकार किसने दिया है? जिले का एसपी सौम्य स्वभाव तरीके से सरलता के साथ व्यवहार करता है, लेकिन आपके जो छोटे, सबसे निचले तबके का जो सिपाही होता है, उसके अंदर ना जाने कौन सा ऐसा गुण है, क्या वर्दी पहनने के बाद एक अलग से ताकत आ जाती है क्या? एक अलग से आपके अंदर मन में एक डर, वो मन में एक ऐसा वो उत्साह पैदा हो जाता है कि हमको कोई कुछ कर नहीं पाएगा? क्या तरीका है भाई ये? अगर अधिकारी कम से कम इस तरीके के कार्रवाई पहले कर देते तो शायद इस तरीके की स्थितियां पैदा नहीं होती हैं। धरना प्रदर्शन में कई बार माहौल खराब हो जाता है पूरे जिले का, तो कम से कम इस तरीके की चीजें एक्टिवनेस के साथ साथ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से लेट ही कार्रवाई है। फिलहाल सस्पेंड की कार्रवाई तो हुई, फिलहाल अभी अगर बाकी देखना होगा सस्पेंड कर दिया गया ऐसा किसी और लोगों के साथ में जो पुलिसकर्मी अभद्र व्यवहार करते हैं नहीं, कि अखंड ये सवाल है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, लेकिन फिलहाल इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, और बिना धरना प्रदर्शन के ही अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, या जो इस तरीके के जो मनबड़ सुरक्षा में तैनात जो कर्मचारी हैं, जो मनबड़ जिसे कहा जाता है, वो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। क्योंकि ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे पिछली बार, उन्होंने बताया था किस तरीके से एक सिपाही ने दुर्व्यवहार किया और एक शादी समारोह में गाड़ी को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण खाने का सामान लेकर के जा रहा था, उसको रोक लिया और कई घंटे तक उसको खड़ा रखा। फिलहाल इस तरीके की तमाम खबरें आती रहती है, लेकिन इनके मन पर किसी प्रकार का ना तो इनको कोई डर है ना भय है, और शायद यही कारण है कि इनकी लगातार इस तरीके की कारगुजारियां लगातार सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जीतेंद्र। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए सुल्तानपुर से। एसपी, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर में अखंड आपको बताना चाह रहे हैं, खंड 16 सिंचाई खंड 16 नाहर विभाग की एक खबर जो है ऐसी प्रकाश में आई है, जो नाहर सफाई और सफाई का प्रकरण मुद्दा आया हुआ है, और जो वहाँ पे पुल बनाए गए हुए हैं, लोहे का जो पुल बनाया गया था उसको गायब कर दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की मिली भगत की वजह से उसमें ये प्रकरण समझ में आया, केवल 60 केजी ही लोहा बरामद होता है, बाकी लीपा पोती वाली कार्यक्रम चल रहा है उसमें। अब देखिए नाहर विभाग क्या करता है। खबरें जो है मीडिया में बराबर चल रही हैं, इस पे देखिए प्रकाश में क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन अभी तक तो जो इन्होंने बताया था, केवल ये बताया था कि हमको 60 केजी ही लोहा बरामद हुआ, और सफाई के नाम पे जो इनके यहाँ टेंडर होते हैं, वो टेंडर को लेकर के भी एक है कि बताइए टेंडर हो जाता है, सफाई कागजों में होती है, कागजों में सफाई होती है, सफाई होने के बाद पैसा पास हो जाता है, संबंधित अधिकारी अशासकीय अभियंता वही कागजों में रिपोर्ट भी लगा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि झाड़िया झंकार
वैसे बराबर बने रहते हैं, नहर चलती रहती है, कटान होती रहती है। कई बार ऐसा हुआ कि बरसात के दिनों में कटान भी कई बार हो चुकी है। सैकड़ों बीघे जमीन भी जंगमल होती है, धान गेहूं बर्बाद होते हैं किसानों के। मुआवजे के नाम पे आप जानते हैं सरकारी जमीन के जो दायरा रहता है बुआई कटाई का, खाद का, बिया का, उसी हिसाब से 6,000 7,000 रुपए बीघे के हिसाब से, प्रति बीघे के हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो किसानों का बिया और खाद ही हो पाएगा। वो जो सिंचाई कर रहा है उसमें खाद डाल रहा है, 2-2 बार जुताई करवा रहा है, उसका रख रखाव कर रहा है, रात दिन किसान अपना आँख फोड़ता है और समय ऐसा आता है नहर विभाग की कटान होती है और फसल पूरा जगमग हो जाती है। ये स्थिति सुल्तानपुर सिंचाई खंड 16 का इसमें प्रकाश में आया। एसपी सिंह, ये सुल्तानपुर की स्थिति नहीं है, लगभग लगभग पूरे प्रदेश की स्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि अधिकारियों के मन में भय कायेगा है और पानी के लिए जो पैसा आता है वो पानी में ही जाता है। ये दिखाते हैं कि जो पानी के लिए पैसा है, साफ सफाई के लिए नहरों के पैसा है, वो पानी में ही चला जाता है, खत्म हो जाता है। सरकारी धन, वो धन या तो अर्जित करने के लिए है कि उस धन को अर्जित कर लो, अपने पास मंगा लो। लोगों का क्या है, उनका खेत थोड़ी ना जलमग्न हो रहा है, उनकी जमीनें थोड़ी ना जलमग्न हो रही हैं। हजारों मतलब करोड़ों रुपए आते हैं सरकार के माध्यम से सिंचाई विभाग के पास में, लेकिन स्थितियां जस की तस रहती है। आदमी जो अधिकारी है मौज है, मस्ती में है, टेंडर निकाल दिया, टेंडर निकालने के बाद कितना सफाई कार्य हुआ उनको पता है, बाकी पैसे का पता है कि किसमें कितना फायदा है, वो ले लो। तो सारी चीजें तो गायब हो जाएंगी, क्यों रिकवरी करेंगे भाई? उनके घर का थोड़ी ना रिकवरी करेंगे। अगर घर की कुर्सी गायब हो जाएगी ना तो भी पता लगा लेंगे कि कुर्सी कहाँ चली गई, लेकिन सरकारी धन कहाँ गायब हो रहा है, कहाँ पानी में बह रहा है, इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। भले अधिकारी इंजीनियर बने हैं, लेकिन उसका आकलन नहीं कर पाएंगे क्यों ये लगातार पानी में पैसा बह रहा है सरकार का। इसके लिए हम कुछ ना कुछ उपाय करें, लेकिन वही हाल है, झाग के 3 पात वाली कहानी है कि सबको अपने धन की चिंता है। अगर हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर हम सरकार के खिलाफ, अगर हम सरकार के पैसे को व्यवस्थित कर देंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ आएगा? तो स्थितियां तो पैदा होती है। पूरे प्रदेश में सारे सिंचाई विभाग में लगभग इस तरीके के जो तमाम आरोप लगते हैं और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर, वो तो जग जाहिर है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के अधिकारी हैं कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे हमें लगता है फिर से कागजी कार्रवाई होगी और किसी ठंडे बस्ते में जाकर के ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। दूसरी खबर आपको बताने चल रहे हैं सुल्तानपुर जनपद की। ये आपका सुल्तानपुर वृद्धाश्रम बना हुआ है, तुराब खानी पयागीपुर चौराहा आपका पड़ता हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट नगर के पास में वही वृद्धाश्रम बना हुआ है। कल एक नवयुवक की ऐसी पहल हुई, आकाश सिंह आबाद उनका नाम है, समाज सेवी भी हैं, कई बार अपना रक्तदान भी दिए, जगह जगह पे अपना लंगर भी चलवाते रहते हैं। कल लगभग 150 वृद्धजनों का उन्होंने नाश्ते और भोजन करवाया, उनके साथ मिल करके जो है सेलिब्रेट किया। ये एक अब गांव और शहर के तो बात जाने दीजिए, अब गांव क्षेत्र में भी ये आपका जो जन्मदिन का प्रचलन चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये जो पहल इनकी हुई, काफ़ी लोगों की सराहना रही। सुल्तानपुर जनपद के लिए एक जो है मिसाल कायम हुई कि कोई अगर वृद्धजन अगर वहाँ रह रहे हैं, परिवार से बिछुड़ के मजबूरी में रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है व्यवस्था की गई। ये हम अपने चैनल से ये है, देखिए कितना बड़ा पहल हुआ कि जो काफ़ी लोग खुश हुए। कल वहाँ हम जाके कवर भी किया, सब लोग इतना खुश थे कि ये जन्मदिन एक खुशनुमा जन्मदिन हो, इनकी आयु लगातार बढ़ती रहे। इनकी पहल जो है काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल एसपी सिंह, ऐसे समाज सेवियों की जरूरत है और हमारे समाज में जिस तरीके से कुरीतियां बुराइयां चल रही हैं, लेकिन इस तरीके से अगर जो समाज सेवक हैं, जो इस तरीके के लोग हैं जो बढ़ चढ़ करके आगे आकर के लोगों को खुशियां देने का काम करते हैं, एक अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। नेकदिल इंसान के साथ साथ ऐसे समाज सेवकों की हमारे देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि जो बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश में, नए नए जो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उन वही अपने घर के बुजुर्गों के साथ इस तरीके की दुश्वारियां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पीड़ा जो है वो शायद अब वो पीड़ा को सहने लायक भी नहीं रहे। लेकिन अगर इस तरीके के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए। अयोध्या के मिल्कीपुर गांव के एक व्यक्ति को फरीदाबाद से गुजरात एटीएस ने और फरीदाबाद एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम करीम अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। आपको बता दें कि
मिल्कीपुर अयोध्या में पड़ता है और अयोध्या में श्री राम मंदिर भी है। और ऐसी आशंका या गुंजाइश आ रही है सामने की जो अब्दुल रहमान के टारगेट पर अयोध्या राम मंदिर था और 2 हैंड ग्रेनेड जो है उसके पास से बरामद किए गए हैं खंडहर से। सबसे बड़ी बात है कि ये आतंकी जो अब्दुल रहमान जिसको गिरफ्तार किया गया है, सबसे बड़ी बात है कि ये आईएसआई के संपर्क में था और एक आईएसआई मॉड्यूल के तहत इसको जो 2 हैंड ग्रेनेड थे इसको मुहैया कराए गए थे और इसी की डिलीवरी के लिए वो वहां पर पहुंचा भी था। गुजरात एटीएस को इसकी भनक लगी और हरियाणा स्टेट और पुलिस की जब जानकारी में और इसके पूरे के पूरे नेटवर्क में पता लगाने की कोशिश की गई और जब इसको घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया तो उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। ऐसे में यूपी एसटीएफ और तमाम जो एजेंसीज हैं हमारे देश की वो एक्टिव नजर आ रही है और साफ तौर पर क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना को क्योंकि बहुत सारी जगहों पर छापेमारी की गई है और जब छापेमारी में इस तरीके का क्योंकि लोगों को संदेह है और जो एजेंसियां उनको संदेह है कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, तो अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद से तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ऐसे संदिग्धों का पता लगाया जा रहा है जो किसी बड़े घटना को अंजाम देने में जुटे हुए थे। फिलहाल एक राहत की खबर जरूर है क्योंकि एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया है जो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम लोगों को तलाश में जुटी हुई हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं और तमाम जगहों पर छापेमारी जारी है। यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ और जो तमाम एटीएस है वो सभी एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार थ्रेट मिलते आए हैं राम मंदिर को और बड़ी कड़ी सुरक्षा है वहां पर। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं और किनके किनके नाम इसमें सामने आते हैं। और लगातार इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए पूरी की पूरी जो हमारी एजेंसीज है भारत की वो लगी हुई है और शायद एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अगर इस तरीके से अगर उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और कहीं ना कहीं वो मिल्कीपुर का ही रहने वाला है तो ये बात समझ में आती है साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़े निशाने पर राम मंदिर था। अब देखने वाली बात है कि और कौन लोग इस साजिश में शामिल है, उनकी धरपकड़ और कब तक वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।